नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। यूपी के इटावा जिले में यादव और दलित कथावाचकों के साथ हुई जातीय और अमानवीय बदसलूकी ने पूरे देश को झकझोर दिया। इसके बाद राजनीति उफान पर है और सोशल मीडिया से लेकर गली चौराहों तक अगड़ा बनाम पिछड़ा की एक बहस छिड़ी हुई है। अखिलेश यादव ने इसे पीडीए के सम्मान से जोड़कर मोर्चा खोल दिया है, वहीं बीजेपी की चुप्पी सबका ध्यान खींच रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लेखक, डायलॉग राइटर, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मनोज राजन त्रिपाठी। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो शुक्रिया आपका। कांड को हफ्ता भर हो चुका है, प्रतिक्रियाओं की शक्ल में पुलों के नीचे से बहुत पानी भी बह चुका है, लेकिन इस मुद्दे पर आपसे मेरी पहली बार बात हो रही है। आपकी पहली प्रतिक्रिया इटावा कांड पर क्या है? देखिए, 2027 तक आपको इस तरीके के कांड दिखाई देते रहेंगे और छोटी छोटी बातों के मुद्दे बनेंगे और ये मुद्दे दोनों तरफ से सूट करते हैं विपक्ष को। विपक्ष चाहता है कि पिछड़ा दलित जितना बटा रहेगा, हिंदू उतना टूटेगा, और सत्ता पक्ष ये चाहता है कि कम से कम दलित और पिछड़ा उससे अलग ना हो, और इसलिए अलग ना हो ताकि हिंदुत्व की राजनीति उत्तर प्रदेश में बरकरार रहे। और यही एक समीकरण होगा जो 2027 में कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लिए मुआफिक साबित होगा। और विपक्ष के लिए मुआफिक ये है, मन मुआफिक ये है, पॉलिटिकली बेहतर ये है कि ये हिंदू टूटा रहे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक कांड और भी हुआ, औरैया में भी हुआ, ये दूसरा कांड है। और इसको लेकर अभी 2 दिन पहले ही अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने आदेश भी दिए हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ जातीय साजिशें की जा सकती हैं जातीय संघर्ष को लेकर। तो आने वाले समय में जो कावड़िए हैं उनके निकलने की बात हो, या जो जुलूस निकलने की बात हो, उनके रूट की बात हो, डीजे के साउंड की बात हो, इसको लेकर कुछ खास ताकीदें की गई हैं। अफसरों को खास तौर पर अलर्ट किया गया है ताकि उत्तर प्रदेश में इस तरीके की बात ना हो, क्योंकि इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है, जो एलआईयू की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से ये सारी घटनाएं जल्दी जल्दी हो सकती है। तो वहीं पे आता हूं फिर से कि पहली प्रतिक्रिया यही है मेरी कि 2027 तक इस तरीके के मसले आपको दिखाई देते रहेंगे। एक बार फिर से इस मसले के एक सामाजिक पहलू से जुड़ा एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अपने बचाव में, जब हम लोग भी वहां गए ये पूरी घटना होने के बाद, बदसलूकी होने के बाद, तो अपने बचाव में गांव वालों ने एक अजीब तर्क दिया कि जो कथावाचक थे, जो पीड़ित थे, उन्होंने अपनी जाति छुपाई। अब गांव वाले तो ये तर्क चलिए दे रहे हैं, सो दे रहे हैं, लेकिन शंकराचार्य, अविमुक्तेश्वरानंद जैसे धार्मिक गुरु भी कह रहे हैं कि कथा कहने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण का है और उन्होंने जाति क्यों छुपाई। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक शंकराचार्य की बात हो या अविमुक्तेश्वरानंद की बात हो, बात तो यही कही जाती है, जो एक नीति बनाई गई है कि व्यासपीठ से ही ये कथाएं करने का अधिकार उसी को है, और जिनमें ब्राह्मण ही शिरोमणि माना जाता है। लेकिन दोनों ही बातें हैं। एक तरीके से देखा जाए तो हिंदू जितना भी है वो 2 ही किताबों पर चलता है, और वो किताब है या तो रामायण या भगवत गीता। और दोनों को ही देखा जाए तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि वाल्मीकि जी की जाति पर तो फिर भी विवाद है। कुछ उनको भील मानते हैं, कुछ उनको दलित मानते हैं, और कुछ उनको ब्राह्मण भी मानते हैं। लेकिन व्यास जी पर तो इस तरीके की कोई बात है नहीं। और व्यास जी ने जो कही है बात, तो वो यदुवंश पर ही बात कही है, क्योंकि कृष्ण जी यदुवंश के ही थे, और वो यदुवंश की कथा एक यदुवंशी ही सुना रहा था। और उस यदुवंशी की कथा पर जो विरोध शुरू हुआ है, तो उसको भी उत्तर प्रदेश की जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता है अखिलेश यादव, वो भी उसको पीडीए का मुद्दा बना रहे हैं, और वो खुद भी यदुवंशी है। तो इसको लेते हुए साफ तौर पर एक बात समझ में आती है कि मुझे लगता है कि जो पांडित्य है, पांडित्य और ब्राह्मणत्व, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। पांडित्य मतलब विशेषज्ञ। तो कोई भी व्यक्ति जो पांडित्य हासिल कर चुका है, जिसको कहते नहीं है ये पंडित है इस चीज के, तो वो अगर कोई भी काम हो, चाहे वो कथा हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो सत्संग हो, वो कोई भी दे सकता है।
मेरे खुद के अपने जो गुरु हैं, जो मुझे पहले गुरु याद है अपनी शिक्षा के, उनका नाम श्री आर.एस. यादव जी था। और मैं आर.एस. यादव जी के पैर तब तक छूता रहा जब तक मैं 12th पास करके फिर मैंने बीएससी किया। बीएससी करने के बाद जर्नलिज्म आया। अभी कुछ साल पहले उनका स्वर्गवास हुआ, लेकिन वो मुझको जब भी मिले मैंने हमेशा उनके पैर छुए हैं। ये बात यहाँ पे ब्राह्मण और यादव की नहीं होती तो उस लिहाज से ये मसला गलत है। लेकिन इटावा में जो कांड हुआ, उस कांड को देखते हुए साफ तौर पर समझ में आता है कि ब्राह्मण और यादव होने के नाते एक क्राइम तो है। वो क्राइम पुलिस का क्राइम है कि उसके पास 2 आधार कार्ड है। उसने अपनी एफआईआर में 25,000 रुपए की चोरी भी लिखवाई है कि मतलब मेरे 25,000 रुपए भी छीन लिए गए। इसको नीरज जी कुछ इस तरीके से समझ लीजिए कि जब हमने एनआरएचएम कांड का घोटाले का पर्दाफाश किया था, उसमें जब हमको पुलिस ने उठा लिया था क्योंकि सरकार हमसे नाराज थी, जब हमको उठाया गया था तो जो हमारी एफआईआर लिखने को उस वक्त डीजीपी ने कही थी, तो उस वक्त उन्होंने ये भी कहा था कि आप अपनी अंगूठी, चेन, मोबाइल, ये तीनों चीजें भी एफआईआर में मिसिंग लिखवा दीजिए। लेकिन हमने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करना, जो सत्यता है एफआईआर उसी पे करनी है। ये पॉइंट मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि वो 25,000 रुपए जो लिखवाए गए हैं, कि 25,000 रुपए भी छीन लिए गए उस मारपीट के दौरान, वो मुकदमे को बढ़ाने और परिपूर्ण करने के हैं। और इसी तरह जो एक मुकदमा ब्राह्मण पक्ष की तरफ से लिखवाया गया कि महिला के साथ छेड़छाड़ की गई, वो क्रॉस एफआईआर करने का पुलिस ने एक आधार दिया है, एक मौका दिया है दूसरे पक्ष को। हालांकि एक तीसरी एफआईआर और हो चुकी है, जो ब्राह्मण पक्ष के यजमान की पत्नी थी, उसके खिलाफ भी एक मुकदमा हो चुका है। तो ये मामला ब्राह्मण वर्सेस यादव का नहीं है, एक्चुअली ब्राह्मण वर्सेस पीडीए का है, जिसको सबसे पहले प्ले कर दिया है अखिलेश यादव ने। लेकिन सरकार ने ताबड़तोड़ मुकदमे लिखाकर 4 लोगों की गिरफ्तारी करा के फिलहाल इस मसले को थोड़ा सा सबसाइड करने की कोशिश जरूर की है। लेकिन मैं एक बताऊं बात कि अगर यहां ब्राह्मण की जगह कोई ठाकुर होता या ठाकुरों का गांव होता तो स्थिति कुछ दूसरी देखने को मिलती। और अखिलेश के लिए बिल्कुल सही ग्राउंड भी है खेलने का, क्योंकि जो अभी लोकसभा चुनाव हुए उसमें जिस तरीके से दलित और पिछड़ा टूटा है भारतीय जनता पार्टी से, उसको देखते हुए साफ तौर पर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही इस मुद्दे को तश्तरी में सजा कर दे दिया है। और रही बात ब्राह्मणों की, तो ब्राह्मणों को देखते हुए अखिलेश यादव काफी कुछ क्लियर कट है इस मुद्दे को लेकर कि अगला वोट, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो, इस वोट का निग्लिजिबल पार्ट हमारे पास आता है। लिहाजा उनको यादवों की चिंता ज्यादा करनी भी चाहिए, वो उनका ठोस वोट बैंक है। मुसलमानों की चिंता करनी चाहिए क्योंकि उनका ठोस वोट बैंक है। दलितों की चिंता इसलिए करनी चाहिए कि दलित उनको अपनी तरफ चाहिए क्योंकि मायावती साइडलाइन है। तो ये मसला उत्तर प्रदेश में इस तरीके से राजनीति को उबाल दे रहा है, जिसका लावा 27 तक आपको दिखाई देगा। विश्लेषक मानते हैं कि अखिलेश यादव, कुछ विश्लेषकों का कहना है कि अखिलेश यादव को ये इस पूरे ब्राह्मण वर्सेस यादव नैरेटिव से नुकसान होगा, क्योंकि यादव तो वैसे भी लगभग 100% लगभग उन्हीं के पास आता है। अब थोड़ा बहुत जो वो P4 पंडित कर रहे थे और कुछ कुछ कर रहे थे, तो थोड़ा बहुत जो अगर कोई तथाकथित स्वर्ण वोट जिसे कहते हैं, जनरल कैटेगरी का वोट उन्हें मिलना होता तो वो भाग जाएगा। तो आपके हिसाब से क्या ये दुविधा अखिलेश यादव के सामने हो सकती है, या फिर बात जो आप कह रहे हैं कि इससे तो पीडीए के नैरेटिव को ही धार मिल रही है? ऐसा करता हूं कि आपको इटावा वाली घटना से ठीक पहले 10-12 दिन पहले की एक घटना जो कौशाम्बी की है उसके बारे में बताता हूं। वहां क्या हुआ, वहां एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ और रेप की कोशिश का एक मसला सामने आया। वो लड़का जिसने ये छेड़छाड़ की थी वो ब्राह्मण था। जिस बच्ची के साथ छेड़छाड़ हुई या बलात्कार का प्रयास किया गया वो पाल समाज की थी। पाल समाज मतलब जो गडरिया जाति कहलाती है, जानवरों को पालन पोषण और उनको चराने का जो काम करती है। ये कौशाम्बी का मामला था। अखिलेश यादव ने फौरन इस मुद्दे को पकड़ा और इस मुद्दे को हवा दी। मसला पाल समाज का था जो कि दलितों से जुड़ा हुआ है। अखिलेश यादव ने उसको भी हवा दी। उस पर पूरी तरीके से जो पीडीए का अपना रोल है उनका, क्योंकि पीडीए के मामले में वो बहुत फास्ट है और होना भी चाहिए, पॉलिटिक्स यही कहती है। वहां पे हुआ क्या कि जैसे उस ब्राह्मण लड़के की गिरफ्तारी होती है, उस लड़के का पिता जो था वो फांसी लगा के मर जाता है।
जैसे ही वो मरता है माहौल एक अलग तौर पर हो जाता है और बाद में वो लड़की भी सामने आती है और ये बताती है कि हमको हमारे साथ छेड़छाड़ भी नहीं हुई है और इसने इस तरीके से नहीं किया। उसके लिए एक बात यह है कि पुलिस के दबाव में ऐसा कहा गया। यह घटना मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इस घटना में भी ब्राह्मण वर्सेस दलित का मामला था, जिसको अखिलेश यादव ने सबसे पहले आकर उठाया। और यह फिर एक बार सरकार, जो हिंदूवादी सरकार है, उस सरकार के लिए एक झंझट बन गई, एक मतलब किरकिरी बन गई। इस मसले में ही जो कल आगजनी हुई है, जो रावण के समर्थन में जो रावण वहां जा रहे थे कौशाम्बी, जो आगजनी हुई है, जो वाहन तोड़े गए हैं, जो सब कुछ किया गया है, आप समझ रहे हैं मैं किसके बारे में बता रहा हूं? जी बिल्कुल जी। तो वो तोड़फोड़ उसी कौशाम्बी वाले को मामले में हुई है, लेकिन उसमें भी अखिलेश यादव ने स्कोर किया था। तो अखिलेश यादव अपने पीडीए को लेकर बिल्कुल क्लियर कट विजन लेकर चल रहे हैं। और ये क्लियर कट विजन है इसलिए कि हिंदू जितना टूटेगा भारतीय जनता पार्टी का उतना नुकसान होगा। इसीलिए अब एलआईयू की रिपोर्ट और मुख्यमंत्री ने इस तरीके का बयान भी दिया है कि जातीय संघर्ष कराने की साजिशें चल रही, लिहाजा आपको अलर्ट रहना है, खासकर त्योहार वाले, जुलूस वाले मौसम में, कावड़ियों वाले मौसम में। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उनको भी समझ में आ चुका है कि अब मसला यहां पे किसी हिंदू मुस्लिम दंगे का नहीं होने जा रहा है। हालांकि कासगंज और बहराइच की दो घटनाएं अगर किनारे कर दीजिए, जिसमें तिरंगा यात्रा के दौरान एक लड़का मारा गया और बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक लड़का मारा गया, तो वो हिंदू मुस्लिम वाला मसला नहीं आ रहा है। यहां पर मसला आ रहा है पिछड़ा वर्सेस अगड़ा, दलित वर्सेस अगड़ा। इसलिए इस मुद्दे पर अखिलेश यादव क्लियर है कि जो अगड़ा वोट है, जो मैंने आपसे पहले भी कहा, जो अगड़ा वोट है उसका एक बहुत माइनर परसेंटेज हमारे पास आ जाए तो आ जाए। ब्राह्मण तो कतई नहीं जाता है समाजवादी पार्टी की तरफ। ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, ये वो ब्राह्मण है जो मायावती को वोट दे देता है। लेकिन एक मसला बना हुआ है, एक ट्रेंड बना हुआ है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण अखिलेश यादव को वोट नहीं देता है। तो भले ही वो पी से पंडित जी करते रहें, लेकिन ब्राह्मण का वोट तो नहीं मिलता है। अभी आपने पीडीए को लेकर अखिलेश के फोकस की बात की, तो एक शब्द की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब ये दादरपुर गांव, जहां पर ये पूरा कांड हुआ, वहां पर खुद को यादवों के नुमाइंदे बताने वाले कुछ लोगों ने जब वहां बाकायदा हमला किया, तो उस पर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ये बीजेपी के प्लांटेड लोग हैं। उसके बाद अखिलेश यादव कहते हैं कि जितना प्लांट करेगी बीजेपी, मैं उतना ही पीडीए वादी होता जाऊंगा। तो ये शब्द जो है पीडीए वादी, इस पर आप क्या कहेंगे? मतलब अखिलेश लगातार नए नए तरीके से अंडरलाइन कर रहे हैं अपने पीडीए मुहिम को। अखिलेश यादव का अंडरलाइन करना बनता है। बनता इसलिए है कि उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में करके दिखा दिया है। और भारतीय जनता पार्टी को जितना भी लॉस हुआ है वो उत्तर प्रदेश से हुआ है। अगर पिछले लोकसभा चुनाव के बराबर ही उत्तर प्रदेश से सीटें मिल गई होती तो भारतीय जनता पार्टी अपनी मेजॉरिटी की सरकार होती, न कि एनडीए सरकार कहलाती इस बार, न कि बैसाखी पर चलने वाली सरकार कहलाती। न मुद्दे उठते कि नीतीश कुमार कब समर्थन वापस ले लेंगे और चंद्रबाबू नायडू कब समर्थन वापस ले लेंगे, जैसी कि हवा होती गई। लेकिन उत्तर प्रदेश में ही नुकसान हुआ, और उत्तर प्रदेश में नुकसान होने की वजह अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला हुआ। दलित और पिछड़ा बुरी तरह बट गया। राम मंदिर बिल्कुल बनकर तैयार था और ठीक चुनाव के पहले उसका शुभारंभ भी कर दिया गया, बावजूद उसके राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं मिला जो हिंदू का वोट होता, किसी पिछड़े दलित का नहीं होता था, वो हिंदू का होता था। वो वोट नहीं मिला। अयोध्या सीट भी भारतीय जनता पार्टी को हारनी पड़ी। तो उनके पास एक बेसलाइन है, उनके पास फिलहाल एक रिकॉर्ड है इस बात का कि हमने पीडीए का जो फार्मूला अपनाया उसने भारतीय जनता पार्टी को दांव दे दिया। हमारा दांव सही चला गया, हमारा घोड़ा भी ढाई घर चला, हमारा ऊंट भी तिरछा चला और हमारा हाथी भी सीधा चलता चला गया। इस बात को देखते हुए अखिलेश यादव जो पीडीए वादी होने की बात कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जितने मामले को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, जितना ही यादवों को और किनारे करने की कोशिश की जाएगी, इटावा के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, जितना कोशिश की जाएगी हम उतने पीडीए वादी हो जाएंगे। यानी हम उतने ज्यादा कौशाम्बी जैसे मामलों में भी खड़े हो जाएंगे, चाहे वो दलित हो,
चाहे मामला इटावा को हो, चाहे यादव हो, चाहे वो पिछड़ा हो। और अगर आप गौर करें तो अयोध्या में समाजवादी पार्टी के ही एक पदाधिकारी पर बच्ची के बलात्कार का आरोप लगा था, उसमें भी अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा था कि बच्ची का डीएनए कराना चाहिए। अगर आपको याद, बिल्कुल डीएनए कराना चाहिए। उसमें भी वो बड़ी तेजी से पहले दिन ही उन्होंने कह दिया था कि बच्ची का पहले डीएनए कराया जाए और डीएनए के बाद तय किया जाए कि क्या उसका आरोप सही है कि गलत है। हालांकि बलात्कार का मामला था, लेकिन समाजवादी पार्टी का वो कार्यकर्ता था। अब ये ए है, तो पी हो गया इटावा, बी हो गया कौशाम्बी, और ए हो गया अयोध्या का वो मामला जो अल्पसंख्यकों का है। तो अखिलेश यादव इस समय उसी बिसात पर सारे पासे फेंक रहे हैं और बाय द वे उनके नंबर्स भी सही आ रहे हैं। फिलहाल कोई चूक लग नहीं रही है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरा मानना है, मैं अभी भी इस चीज को हजम नहीं कर पा रहा हूं बिकॉज ऑफ योगी आदित्यनाथ, कि योगी आदित्यनाथ का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स हिंदू मुस्लिम ही होगा। इसलिए मुझे लगता है कि 2027 तक हिंदू मुस्लिम जैसा ही पोलराइजेशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हां, जिस तरीके से ये घटनाएं बढ़ी हैं और इन घटनाओं को फ्लो देने की कोशिश की जा रही है, उससे साफ तौर पर समझ में आता है कि नहीं, कहीं ना कहीं जातीय झगड़े, अगले वर्सेस पिछड़े, अगले वर्सेस दलित, इनको लेकर कुछ ना कुछ मसले उठते रहेंगे और सरकार के सामने चुनौती खड़ी होगी कि विद इन हिंदू, चाहे वो दलित, पिछड़ा, अगड़ा कोई भी हो, विद इन हिंदू इन झगड़ों को कैसे न होने दिया जाए, इन मामलों को कैसे खत्म किया जा सके और इन मामलों में विपक्ष को राजनीति करने का मौका देने से रोका कैसे जाए। इस मसले पर बीजेपी की चुप्पी जो है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। आपको लगता है कि ये कोई रणनीतिक मौन है, रणनीतिक चुप्पी है, या बीजेपी फंस गई है? भैया कहा कि ब्राह्मण का साथ दे तो फंसी, यादव का साथ दे तो फंसी। देखिए, मामला यहां पे कथावाचन का है। मामला यहां पे सरकार के सामने, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर इटावा वाली घटना से ब्राह्मण को हटा के ठाकुर फिट किया जाए, पहले कहा मैंने आपसे, तो पिक्चर थोड़ी सी अलग जरूर होती। लेकिन चूंकि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से उस पूरे मसले को उठाया और उस मसले में एक एक वीडियो हर चीज का मौजूद है, चाहे उसके बाल काटने का, चाहे उसकी चोटी काटने का, चाहे उसको पैर पे नाक रगड़वाने का या उसको पीटने का, सारे वीडियोस भी शामिल हैं। इसलिए सरकार को तेजी से एक्शन लेना पड़ा और मामला ब्राह्मण का था, लिहाजा और तेजी से एक्शन लिया गया। यह एक मरमरिंग है उत्तर प्रदेश में। यहां मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, यह एक मरमरिंग है उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश की सरकार ठाकुरवादी सरकार है। चाहे अफसरों के पद देख लीजिए, चाहे इलाकों में तैनात पुलिस अधिकारियों को देख लीजिए, तो उसमें एक बड़ी संख्या ठाकुरों की आती है। इसको लेकर ब्राह्मणों ने एक मरमरिंग फैला रखी है कि खुद पार्टी के विधायकों ने, खुद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, कि इस सरकार में ब्राह्मणों की सुनी नहीं जाती। तो सरकार का जो सिस्टम है, जो सरकार का विद इन गवर्नमेंट जो बैठे हुए हैं, जो कुंठित है, झगड़ा दिल्ली बनाम यूपी का भी है, उसमें जो लोग बैठे हुए हैं वो इस मरमरिंग को और हवा देते हैं। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं कि शायद अगर इस गांव में ब्राह्मणों की जगह ठाकुर होते तो एक्शन कुछ अलग दिखता, लेकिन फिर भी सरकार ने तेजी से एक्शन लिया। सरकार ने ताबड़तोड़ 4 लोगों की गिरफ्तारी भी कराई और ऐसे मामलों को लेकर अब एक एडवाइजरी भी हल्की सी जारी कर दी गई अफसरों को कि इन मामलों पर नजर रखी जाए, एलआईओ को तेज किया जाए, एलआईओ से जल्दी खबरें निकाली जाए और ऐसे मामलों को रोका जाए ताकि विपक्ष कोई राजनीति खेलने ना पाए, कोई बड़ा कांड होने ना पाए और विपक्ष इस राजनीति के जरिए कम से कम हिंदुओं को दलित और पिछड़ों में तोड़ने ना पाए। चलिए, एक बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश में चाहे वो मायावती हो, चाहे वो चंद्रशेखर हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर बीजेपी के जो साथी हैं ओम प्रकाश राजभर हो, अनुप्रिया पटेल हो, सब के सब खुद को या तो पिछड़ों, वंचितों, दलितों की राजनीति का पहरेदार कहते हैं। आपको लगता है कि
इटावा की घटना या इससे पहले जो आपने कौशाम्बी का उदाहरण दिया और कुछ उदाहरण दिए, ये हाल फिलहाल की कुछ घटनाओं की बदौलत अखिलेश यादव इस पिछड़े वंचित दलित की राजनीति में अपने इन तमाम लोगों से आगे हो गए हैं? देखिए, अखिलेश यादव मतलब है वही 400 मीटर का ट्रैक, लेकिन पोजीशनिंग सबकी बदल दी गई है। दौड़ना सबको 400 मीटर पे है, पर भारतीय जनता पार्टी बेस लाइन पे खड़ी है क्योंकि वो सरकार में है। और जब सरकार होती है उस पार्टी के पास अपने आप एक एवरेज बना होता है। मायावती की पूरी पॉलिटिक्स एक लगभग दशक भर से खुद साइडलाइन होती चली जा रही है। कांग्रेस ने इस बार स्कोर जरूर किया है उत्तर प्रदेश में, लेकिन 2.5 दशक से कांग्रेस अपनी जमीन उत्तर प्रदेश में खो चुकी है। तो स्कोरर कौन बचता है? भारतीय जनता पार्टी बेस लाइन पे खड़ी है, ठीक 20 मीटर की दूरी पे अखिलेश यादव स्टार्ट के लिए खड़े हुए हैं, और इन अखिलेश यादव ने 20 मीटर पीछे होने के बावजूद लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराया भी है। एक बड़ा रिजल्ट आया है। बड़ा रिजल्ट इसलिए कहता हूं, बड़ा रिजल्ट इसलिए कि केंद्र की सरकार थी, 2 बार नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी से प्रधानमंत्री थे। इस बार नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री, यानी पिछले 2014 से देश के सबसे चर्चित नेता को बनारस में चुनाव लड़ते वक्त अजय राय ने उनका मार्जिन इतना कम कर दिया, और एक चक्र तो ऐसा भी था जिसमें उन्होंने मोदी को पीछे निकाल दिया था। वो जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की जो सरपुटौल चल रही थी, उसने थोड़ा और इजाफा हुआ, और अखिलेश यादव जो इस रेस में 20 मीटर पीछे थे, उन्होंने अपने आप को आगे किया। वो अब इस लीड को बनाए रखना चाहते हैं। जैसे आप कहते हैं कि सरकार इस इटावा वाले मुद्दे पे चुप सी क्यों है, उसके पास सिवाय कार्रवाई करने के कोई चारा नहीं है। जैसे अभी तक खुलेआम बुलडोजर चल रहा है रहीम नगर पे या कहीं भी चल रहा है, अब नहीं चलता। अब किसी अपराधी के मुद्दे पर भी नहीं चल रहा है क्योंकि कोर्ट ने इंटरवीन कर दिया है। अब थोड़ा सा संभल कर चला जा रहा है कि ऐसा कोई काम ना होने पाए जिससे कहीं कोई झंझट पार्टी में आला कमान कर दे, कोई आला कमान कहीं से कोई निर्देश ना दे दे। इसको लेके थोड़ी सी बैकफुट पर दिख रही है। वजह ऊपर से जो आदेश है, वो आदेश यही है कि दलितों और पिछड़ों को इंटैक्ट कर रखना है, और यहां की पॉलिटिक्स है इंटैक्ट इसलिए करना है ताकि हिंदू मुस्लिम हो। अखिलेश यादव इस पूरे मुद्दे पर लीड लिए हुए हैं, और जो बेस लाइन है उनका, जहां से उन्होंने रेस शुरू की है, वो लोकसभा चुनाव में उन्होंने रिजल्ट दिए हैं, और अपने पिता श्री मुलायम सिंह यादव से ज्यादा दे दिए रिजल्ट। वो खुद कभी ऐसा नहीं ला पाए थे। इसलिए अखिलेश यादव वोकल ज्यादा है, मुद्दों को ज्यादा खेल रहे हैं, और सरकार को, योगी आदित्यनाथ को और भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा ठुक ठुक करके खेलना पड़ रहा है। गली बचानी पड़ रही है, स्लिप बचानी पड़ रही है। लाफ्टेड शॉट मारने से उनको रोक लग गई है, उनको ऐसे बांध दिया गया है पॉलिटिक्स में। लिहाजा उनके पास ऐसी घटनाओं को रोकने के अलावा कोई चारा नहीं है। वो इससे पहले कि वो बबल अप हो, इससे पहले कि वो उबल जाए मुद्दे, राजनीति ना होने पाए, इसलिए सरकार आपको थोड़ी मौन और बैकफुट पर दिखाई देती है। और चूंकि लोकसभा के चुनाव में रिजल्ट अखिलेश यादव दे चुके हैं और ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं, पार्टी में भी फूट पड़ी हुई है, मुद्दे भी सामने आ रहे हैं, पीडीए का फार्मूला भी फिलहाल सक्सेसफुल है, इसलिए अखिलेश यादव इसमें लीड पर है। फिर एक बार लास्ट लाइन कह दूं कि मायावती साइड लाइन हो चुकी है और कांग्रेस को खुद अखिलेश यादव की जरूरत है। तो यह चुनाव भाजपा वर्सेस सपा होने जा रहा है। क्या उत्तर प्रदेश में अगड़ा बनाम पिछड़ा हो चुका है? अगड़ा बनाम पिछड़ा तो सबसे पहले मुलायम सिंह यादव के ही समय में हो चुका है। ये सारे अगड़े पिछड़े दलित थे किसके? ये कांग्रेस का वोट बैंक था। कांग्रेस ने जितने ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए हैं उत्तर प्रदेश में, उतने किसी ने नहीं दिए। वही कांग्रेस, मतलब मैं एनडी तिवारी, तमाम सारे लोग, श्रीपति मिश्रा, इन सब की बात कर सकता हूं, वो लंबी चली जाएगी बात। लेकिन इसके बाद मुलायम सिंह यादव ने इन्हीं अगड़ों में से निकालकर पिछड़ों की राजनीति शुरू की और मुसलमानों को साथ में किया, और माई फैक्टर के हिसाब से उन्होंने समाजवादी पार्टी को
सत्ता भी दिला दी उत्तर प्रदेश में। अब इन्हीं कांग्रेस के वोटों में जो दलित बचे थे, काशीराम ने अपने मिशन को लगा के मायावती को आगे करके इनको तोड़ा और अगड़ा बनाम पिछड़ा सपा बनाम भाजपा बन चुका है। अब चूंकि मायावती नहीं है इसलिए दलित बनाम अगड़ा पहले कभी नहीं दिखाई दिया, लेकिन जब मायावती की सरकार हुआ करती थी, जब मायावती तिलक तराजू और तलवार वाले नारे लगाती थी, तब दलित वर्सेस अगड़ा चलता था। उस समय हरिजन उत्पीड़न के सबसे ज्यादा मुकदमे हुआ करते थे। इस बार आपको अगड़ा बनाम पिछड़ा दिखेगा, दिख सकता है, बशर्ते हिंदू मुस्लिम वाला फार्मूला डाउन हो जाए। अगर डाउन हुआ तो अगला अगड़ा बनाम पिछड़ा दिखाई देगा। बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके की बात कर रहे हैं कि पहले पॉलिटिकली ठाकुरों और यादवों के सबसे ज्यादा झगड़े हुए, अब ये बता रहे हैं कि सब लोग सावधान हो जाओ क्योंकि यादवों से ब्राह्मणों को लड़ाने की कोशिश हो रही है। बड़े बड़े मंत्रियों और उनके यहां की बात कर रहा हूं मैं आपसे। माना जा रहा है कि ब्राह्मणों से लड़ाई लड़ाई जा रही है पिछड़ों की, जो पहले ठाकुरों और यादवों में हुआ करती थी। इसको लेकर एक सीन तो दिखता है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के नेता हैं। और अगर मैं पिछले लोकसभा चुनाव को देखूं तो फिलहाल अखिलेश यादव सबसे बड़े नेता है पिछड़ों के। पार्टी में टक्कर देने के लिए केशव मौर्य है, कौशाम्बी जैसे मामलों में ब्राह्मण वाले मुद्दे उठाने के लिए ब्रजेश पाठक है, लेकिन फिर भी केशव मौर्य या किसी ब्रजेश पाठक से कहीं बड़ा कर अखिलेश यादव का है। वो अखिलेश यादव फिलहाल पिछड़ों के सबसे बड़े नेता है और उत्तर प्रदेश में मुसलमान आंख बंद करके वोट देता है उनको। अब इसमें से इनको कुछ यादव के अतिरिक्त पिछड़ा चाहिए, कुछ दलित वोट चाहिए। जैसे ही ये मैच करेगा, जैसे दलित से ब्राह्मण जुड़ते ही मायावती सत्ता में आ गई थी, वैसे अखिलेश यादव के पास एक तड़पड़ाहट भी है, एक उनके पास मुद्दा भी है कि उनको सरकार चाहिए, सरकार में आना जरूरी है उनके लिए। इसलिए उनके अंदर जो तड़पड़ाहट है वो भी इस बात की है कि वो इस बार कम से कम सत्ता में जरूर आए। उसके लिए पीडीए का फार्मूला और ऐसे मुद्दों को उठाना उनकी प्रायोरिटी भी है और शायद पॉलिटिक्स की जरूरत भी है। बिल्कुल। तो दोस्तों 2027 का विधानसभा चुनाव अभी लगभग 1.5 साल दूर आपको लग रहा होगा, लेकिन 1.5 साल का ये सफर सियासी नजरिए से बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही संवेदनशील होने वाला है। जिस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन पर अभी से उगनी शुरू हो चुकी हैं, हमारी इन तमाम घटनाओं पर लगातार नजर बनी रहेगी। इसी तरह हर घटना को हम जानने, समझने और उसके चुनावी असर को आप तक लाने की कोशिश करते रहेंगे। मनोज राजन त्रिपाठी जैसे राजनीति के जानकार और वरिष्ठ पत्रकारों के जरिए आज कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। नमस्कार।